some work. Energy is the ability or capacity for doing some work. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर एनर्जी ज्यादा है तो वर्क ज्यादा है, यानी कि किसी एक व्यक्ति को मैंने माना कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति क्या है, कोई ए है और दूसरा एक व्यक्ति बी है। तो अगर मैंने बोला कि ए के पास बी से ज्यादा एनर्जी है, ए के पास बी से ज्यादा एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। यानी कि ए जो है, ए के पास किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी, किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी जो ए की है वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। बी के कंपैरिजन में वो एबिलिटी कैसी होगी बेटा? ज्यादा होगी। यानी कि किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वो एनर्जी अगर ज्यादा है तो ज्यादा होगी, एनर्जी अगर कम है तो कम होगी। ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई एक उम्र के बाद में आप देख सकते हैं कि कोई वृद्ध व्यक्ति है तो वो आपके कंपैरिजन में कम भाग सकता है, कम दौड़ सकता है, कम काम कर सकता है, जल्दी थक जाएगा, आप नहीं थकोगे, बिकॉज ऑफ द एनर्जी। तो एबिलिटी और कैपेसिटी फॉर डूइंग सम वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो अगर मान लीजिए मैंने बोला कि ए व्यक्ति का एनर्जी बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, इट मीन्स the ability of doing some work of person A is greater than the ability of doing the same work than B. उसी काम को करने की एबिलिटी बी में कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में क्या ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो विल नोट डाउन, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन इन केस ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो एनर्जी है साहब, है ना? तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर उधर की कोई आवश्यकता नहीं, तो हम एनर्जी को एक स्केलर क्वांटिटी में लेते हैं। अब जरा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, जो नोट्स आपके सामने हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा कि energy is the ability or capacity for doing work and it is measured the total quantity of work it can do। यानी कि total quantity of work जो है उसको हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी का अगर मैं आपसे बोलूं कि एसआई यूनिट क्या होगा, तो एनर्जी को भी हम बेटा जूल्स में ही मेजर करते हैं। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल्स। जैसे वर्क को हम लोग जूल में मेजर करते हैं, वैसे ही एनर्जी को भी हम लोग क्या करते हैं बेटा? जूल में ही मेजर करेंगे। तो एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क, ठीक है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क इट कैन डू इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। अब इसमें जो टाइप्स ऑफ एनर्जी बेसिकली हमें पढ़ने हैं, अगर मान लीजिए जैसे हम वर्क की बात कर रहे थे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, उसी तरह से एनर्जी के कुछ दो टाइप्स हैं, जो दो टाइप आपको समझने हैं, जिस पर बेस्ड एनर्जी पर हम आगे की बात करेंगे। तो बेसिकली किसी भी काम को अगर किया जाएगा या किसी भी काम को नहीं किया जाएगा, यानी कि एनर्जी है, बट इन फ्यू केसेस वी आर डूइंग सम वर्क, बट इन फ्यू केसेस वी आर नॉट डूइंग सम वर्क। So it does not mean कि we can not do that work, but we are not doing at a particular time। ठीक है कि नहीं? तो एनर्जी तो तब भी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि बेसिकली जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में एनर्जी की बात करते हैं फॉर डूइंग सम वर्क, फॉर कंप्लीशन ऑफ सम वर्क, ठीक है, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं? मैकेनिकल एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आपको हेडिंग डालना है मैकेनिकल एनर्जी। पहले तो ये हेडिंग डालो, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब जो ये मैकेनिकल एनर्जी है,
इसमें क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी में? तो एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो किसी पोजीशन की बात हम करें या हम किसी मोशन की बात करें, या तो हम मोशन यानी कि मूवमेंट में हैं या हम मूवमेंट में नहीं है, हम कहीं बैठे हुए हैं, यानी कि इन वन केस वी आर डूइंग सम वर्क, वी आर डूइंग सम वर्क मतलब अ बॉडी इज डूइंग सम वर्क, सो दैट बॉडी इज इन मोशन वी कैन से। ठीक है, तो एक ये कैटेगरी हुई कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज को? इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। दूसरा, अगर बॉडी मोशन में नहीं है, अगर बॉडी मोशन में नहीं है इट मींस बॉडी की पोजीशन की बात चल रही है, यानी बॉडी इज एट रेस्ट नॉट इन मोशन, बॉडी इज एट रेस्ट यानी कि कोई काम नहीं कर रही लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी है जिसके अंदर एनर्जी है, वो बैठी हुई है, वो लेटी हुई है, हम लेटे हैं, हम बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये दोनों ही चीजें हम मैकेनिकल एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं, ये दोनों ही चीजें हम मैकेनिकल एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है? मैकेनिकल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है? मैकेनिकल एनर्जी मींस ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी और ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या लिखेंगे? एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ड्यू टू मोशन and position of a body is known as mechanical energy, is known as mechanical energy। इतनी बात समझ में आई कि भाई अगर मोशन की बात कर रहे हैं तो इट मींस अ बॉडी विच इज इन मोशन is a form of mechanical energy, a body is somewhere else यानी कि we are talking about the position of the body ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ये दो कैटेगरी को बताता है। तो पहली कैटेगरी में हम मैकेनिकल एनर्जी को जो लेते हैं वो उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। पहला टाइप इसका हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के अंदर कब होगी? यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके दो टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी की है तो उस पर क्या होगा, कब हम ये कहेंगे कि दैट बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी? मींस it is the form of energy which is now converting into the kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर हम कब कहेंगे कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी में है, यानी कि उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये कब बात आएगी? जिसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट थिंग इज मास ऑफ द बॉडी, द फर्स्ट थिंग इज मास ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी होगी उसका कुछ ना कुछ मास होगा। दूसरी चीज वेलोसिटी, यानी कि बॉडी मोशन में होगी। बॉडी किस में होगी? मोशन में होगी। तो दो चीजें यहां पर निकल के आई, पहली चीज मास ऑफ द बॉडी एंड सेकंड थिंग इज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हम ये कहेंगे कि दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी किसी ना किसी मोशन में होती है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एम को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी बॉडी के मास से, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लीजिए कोई बॉडी है जो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, एक बॉडी है जिसका मास क्या हो गया? m हो गया, और वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। तो कोई बॉडी जिसका मास m है और v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, सर राधा
अच्छा, कि जैसे कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है ना, तो हम उसके अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो सीधा सीधे काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m and is moving with a velocity v, then half mv square is the formula of kinetic energy। बेटा मेरे को पता है आपका टेस्ट है, मालूम है, आप चिंता ना करें, उसका टाइम चेंज करके 5 बजे का कर दिया है। एक बच्चा कह रहा है सर टेस्ट है 4:30 पे, तो क्लास कब खत्म होगी? शुरू हुई नहीं है, खत्म पहले करा दो, है ना, पढ़ तो लो पहले, थोड़ा सा नोट कर लें टाइम टेस्ट का 5 बजे। टेस्ट का टाइम नोट कर लें आप जल्दी से, 5 बजे का। चलिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर आपको काइनेटिक एनर्जी है, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा मैकेनिकल एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो बॉडी के मोशन एंड पोजीशन, ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन को जो बताएगा, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अपन जरा नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या बता रहे हैं। तो देखिए, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को क्या कहेंगे? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन नोन एज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि बिकॉज ऑफ इट्स मोशन जब हम किसी बॉडी के बताते हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मूविंग बस की बात अगर हम करें तो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, फ्लोइंग वाटर की हम बात करें तो इट हैज काइनेटिक एनर्जी, मूविंग बुलेट की हम बात करें तो इट हैज काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट of work done in moving a body which is at rest। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल वर्क डन बाय अ मूविंग बॉडी हम बताएंगे काइनेटिक एनर्जी को। तो जैसे कि बताया कि इसका अगर कोई मास किसी बॉडी का हमने m ले लिया और v वेलोसिटी से अगर वो ट्रेवल कर रही है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है? हाफ एम वी स्क्वायर हम फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी जूल्स में निकाल लेंगे। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और यूनिट हो गई जूल्स। ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात हुई। अब पहले हम काइनेटिक एनर्जी पर जैसे कोई न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो कैसे पूछा जाएगा वो डिस्कस करेंगे, देन विल कम ऑन टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी पर इसको नोट कर लें जल्दी से, फॉर्मूले को नोट कर लें जल्दी से, और फिर हम लोग कोई इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल नोट कर लिया बेटा ये आपने। अब देखिए जरा पहला क्वेश्चन, तो इस पे न्यूमेरिकल जो दिया गया है बेटा, नीचे ही आप देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं काइनेटिक एनर्जी के जस्ट नीचे। पोटेंशियल एनर्जी पर हम उसके बाद आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, बॉडी का मास दे दिया, बॉडी का वेलोसिटी दे दिया। अब आपको काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो हम क्या देखेंगे? सीधे सीधे हम ये देखेंगे कि बॉडी किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो बॉडी 0.1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। बॉडी का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, यूनिट का ध्यान रखना, किस में दिया गया है? केजी में दिया हुआ है, तो केजी में होना चाहिए। ये मीटर पर सेकंड में है, ये केजी में है, यानी कि जूल्स में हम निकाल लेंगे। ऐसा यूनिट आपको चेक करनी है, तो सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। कितना आ जाएगा बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर आप लगा दो। तो हाफ एम वी स्क्वायर आप लगा देंगे तो मास हो जाएगा कितना बेटा? 2, और ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। ये कैंसिल कर दीजिए। जब किसी भी नंबर का 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, लेकिन पॉइंट क्या है लगा हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.01 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आपको समस्या हो तो आप समझ सकते हैं 0.1 इंटू 0.1 अगर आप करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? 0.01 जूल्स। कईयों को क्या है, पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है,
तो आप समझ जाएं 100 का डिवाइड कर देंगे तो 0.01 जूल्स हमारा आंसर आ गया। बेटा आपने गलत किया है नित्यांशी, उसका स्क्वायर करना है, चेक कर लो जल्दी से। ठीक है, समझ में आई बात? कर पाएंगे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? अगर काइनेटिक एनर्जी निकालने को आए तो कर पाएंगे? इफ मास ऑफ अ बॉडी इज गिवन, कोई एक वेलोसिटी है जिससे वो ट्रेवल कर रहा है, तो हम सीधे सीधे हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। कर पाएंगे इतना? जल्दी से रिप्लाई करके बताएं। ठीक बात है। G2 ग्रुप में रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे। G1 ग्रुप और क्या नाम है ये 9 जून वाला जो बैच है बेटा, इसमें भी आप रिप्लाई किया करें। बच्चे बहुत कम हैं जो रिप्लाई करते हैं, है ना? चलिए और देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल दिया है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस। ध्यान से देखिएगा, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। नोट्स में ही दिया हुआ है बेटा, मिल जाएगा आपको। देखिए, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज का मतलब है कि वो दोनों एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हैं, यानी कि उनकी वेलोसिटी बदल नहीं रही। अगर वेलोसिटी बदलेगी तो सिचुएशन बदलेगी, उस पर मैं अभी आऊंगा। पहले आपको सीधे सीधे बात तब की कर रहे हैं जब कोई वेलोसिटी दी जा रही है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तब कैसे करना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल टू बॉडीज हैं जिनका मास सेम है, तो आप दोनों का मास m ले लेंगे, दोनों का मास m ले लेंगे, और दे आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटीज और यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, और एक का वेलोसिटी दिया हुआ है v और दूसरे का वेलोसिटी दिया हुआ है 3v। एक का वेलोसिटी दिया है v और दूसरे का वेलोसिटी दिया हुआ है 3v। अब आपको करना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जब कोई बॉडी किसी एक वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो अब इस केस में वेलोसिटी v है, मास बॉडी का m है। इस केस में वेलोसिटी 3v है लेकिन मास उसका भी m है। इसीलिए हमें दोनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। आप इसको E1 E2 मान सकते हैं, तो ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। E1 इस टू E2 निकाल के फटाफट से बता दो जल्दी से कितना आ रहा है, फटाफट से सॉल्व कर दो और जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से आंसर बता दो। जल्दी करेंगे। देखिए, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है ना? इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको सीधे सीधे जब भी ये देखना हो कि एक क्वांटिटी कांस्टेंट है, एक क्वांटिटी कांस्टेंट है, रेशियो में वो अपने आप हट जाता है। किसी भी कोई भी दो चीजों का आप रेशियो निकाल रहे हो, आप दो चीजों का जब रेशियो निकालोगे तो कांस्टेंट वैल्यू उनकी अपने आप ही कट जाएगी, क्योंकि रेशियो में हम अपॉन में रखेंगे तो वो तो अपने आप कटने वाला है। तो अगर डायरेक्ट आंसर निकालें तो सीधे सीधे आपको वो चीज देखनी है जो इस फॉर्मूले में, मतलब इस वाले फॉर्मूले में आएगी और इस क्वांटिटी में वो नहीं आएगी, तो सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको लेकिन मान लीजिए सब्जेक्टिव फॉर्म में करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट बॉडी का एनर्जी निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी सीधे सीधे हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ
m और ये हो जाएगा 3v का स्क्वायर। तो अब 3v का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा बेटा 1/2m, इससे मत बोलो क्योंकि वो उसमें भी आने वाला है, ये हो जाएगा 9v स्क्वायर। बोलो हो जाएगा। अब 9v स्क्वायर है तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर दें सीधे सीधे। कैसे? ये देखो रिप्लेस भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये हो जाएगा 9 अलग कर दिया मैंने, इसका 9 मैंने अलग कर दिया, क्या बचेगा? हाफ mv स्क्वायर। और हाफ mv स्क्वायर हमने क्या माना है? हाफ mv स्क्वायर हमने क्या माना है? E1 माना है। ये देखो ऊपर ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। भाई E1 तो हमने हाफ mv स्क्वायर निकाल ही लिया ना, तो अब ये क्या आ रहा है? ये E2 आ रहा है। अब ये ध्यान रखना है कि रेशियो किसका किसके साथ पूछा गया, यानी कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। लेकिन रेशियो में ये देखना पड़ता है कि कौन ऊपर रखा जाएगा कौन नीचे रखा जाएगा। तो जो वेलोसिटी पहले दी गई है, मास तो दोनों का सेम ही है, जो वेलोसिटी पहले दी गई है वो ऊपर आएगा, जो वेलोसिटी बाद में दी गई है वो नीचे आएगा। तो ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट बॉडी टू द सेकंड बॉडी, फर्स्ट बॉडी टू द सेकंड बॉडी, यानी कि E1 अपॉन E2 निकालना है। तो अब आप देखो E1 अपॉन E2 निकालना, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं तो E2 से नहीं बोले, ये आ जाएगा बेटा 9E1। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 9E1। E1 कैसे आ गया? आप कह सकते हो इक्वेशन 1 से आ गया, ठीक है ना। अब E1 अपॉन E2 चाहिए आपको, तो जब मैं E2 को यहां से हटाऊंगा और E1 को चाहो तो चलो E1 इधर ले जाता हूं नीचे, लो ऐसे भी समझ सकते हो। E2 अपॉन E1 आ गया, कितना आ गया भैया? 9/1। लेकिन क्या आपको ये चाहिए? आपको चाहिए E1 अपॉन E2, तो आंसर आ जाएगा कितना? 1/9। तो E1 अपॉन E2 आ गया 1/9, 1/9, 1/9। तो इस हिसाब से आंसर 1/9 हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि बॉडी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी दैट इज हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी दैट इज हाफ 3v होल स्क्वायर, हाफ m ऐसा रहेगा, विल रिमेन सेम। 9v का मतलब हो 3v का स्क्वायर मतलब 9v स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 1/2 हाफ mv स्क्वायर, जिसको मैं E1 रख सकता हूं। पहले भी ऐसे क्वेश्चन कई हमने करे हैं। इसको नीचे ले गया बेटा, इसके नीचे 1 हो गया, इनको पलट दिया तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक्चुअली वर्क डन निकालना है। आप देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन नोट्स में, वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन कितना हुआ? तो टोटल वर्क डन के केस में सिचुएशन क्या रहती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी अगर कोई रेस्ट पर है, शुरू में बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। ये ध्यान रखें, हम एनर्जी पर बात कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी एक्चुअली क्या चीज होती है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क का मतलब हो गया, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम एनर्जी से वर्क भी निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो? एनर्जी से वर्क निकाल सकते हैं, चीज वही है। अब आपको यह देखना होता है कि उसमें क्या दिया गया है फॉर्मूले में, क्योंकि एनर्जी एक्चुअली इज द फॉर्म ऑफ वर्क, या वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कैन से। अब मैं आपको इसमें यह बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए, ये नोट कर लिया होगा बेटा आपने। अब जैसे मान लीजिए हम जो हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला ड्राइव किए थे वो कैसे किए थे वो भी समझ सकते हैं आप। देखिए उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि अगर दो वेलोसिटीज दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि कोई बॉडी है, पहले v वेलोसिटी से चल रही थी, थोड़ी देर के बाद में जो है वो बॉडी v वेलोसिटी से चलने लगी। अब आपको बताओ कि भाई अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि इनिशियली उसमें एनर्जी कुछ और होगी क्योंकि वेलोसिटी अलग है, बाद में एनर्जी कुछ और होगी क्योंकि वेलोसिटी अलग है। तो दो केस बन गए। तो हाफ mv स्क्वायर वाला जो केस है वो कैसे यहां पर हम प्रूव करते हैं वो सिचुएशन समझना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बोला कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, बॉडी का मास मैंने मान लिया m है, तो इसका बॉडी का मास कितना है बेटा? m है। अभी ये u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, या ये कहें कि ये अभी बिगिनिंग में है, चलो मान लिया रेस्ट पर है। ये बॉडी किस पर है बेटा? रेस्ट पर है, तो u 0 हो गया। अब बॉडी ने चलना शुरू किया v वेलोसिटी से, बॉडी चल रही है v वेलोसिटी से, यानी कि बॉडी जब यहां है जिसका मास m है तो इसके अंदर वेलोसिटी v है। अब जरा ध्यान से समझना, मैं हाफ mv स्क्वायर कैसे आया वो निकाल के बताने वाला हूं आपको कि किस तरह से आया ये फॉर्मूला। जब इस केस में ये सिचुएशन होगी कि बॉडी जो है
which was at rest at the beginning and after that moving with a velocity v, तो उसके अंदर हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आई, ये आपको बताया था। एंड एनर्जी इज व्हाट? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी जो रेस्ट पर थी बाद में v वेलोसिटी से वो मोशन कर रही है, तो उसने v वेलोसिटी गेन करने के बाद जितना भी वर्क किया होगा दैट इज व्हाट? एनर्जी। वही एनर्जी होगी उसकी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। करेक्ट है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए कि बॉडी v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, बिगिनिंग में वो रेस्ट पर है, यानी कि उसने v वेलोसिटी से ट्रेवल किया, तो हाफ mv स्क्वायर इसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। अब वो कैसे आएगी? तो मान लो कि वो यहां से यहां तक गई, a पॉइंट से b पॉइंट तक गई मान लो, और a से b के बीच में इसने डिस्प्लेसमेंट किया, वो s ले लेते हैं। a से b के बीच में देख लीजिए, फिगर बनाते जाएं और लिखते जाएं, a से b के बीच में उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो s ले लेते हैं। बोलो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब क्या है बेटा, हमारे पास में यहां पे डेटा क्या अवेलेबल है? तो मान लीजिए कि बॉडी चल रही है और फोर्स इस पे लगाया मैंने, F कोई फोर्स है जिसकी वजह से वो ट्रेवल कर रही है, और उसने S डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये मैंने बताया। तो अब हम ये देखेंगे यहां पर कि F फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल में, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी कि एक पॉजिटिव वर्क निकल के यहां पर आ सकता है। कुछ समय पहले हमने ऐसी वर्क निकालना सीखा है। तो अगर किसी बॉडी पर F फोर्स लगाया जिसकी वजह से बॉडी v वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगी और S उसने डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो कैसा वर्क प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव वर्क प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉडी ने आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स F ये वर्क कंप्लीट कर लिया, ये वर्क कंप्लीट किया, तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क आएगा यही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहां से हम क्या करेंगे? सीधे सीधे वर्क निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? वर्क निकाल लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है। तो वर्क हम जानते हैं हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। Fs ले लेंगे सीधे सीधे, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए जब हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करता है बॉडी, तो F को हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जी थोड़ी लेंगे, कोई ऊपर थोड़ी जा रहे हैं, कोई नीचे थोड़ी जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? ए ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा है बॉडी, तो मैंने इसको ले दिया F को मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आप जानते हैं। यानी कि अब W इज इक्वल टू M इंटू A इंटू S आ गया। अब जरा समझना, यहां से हमें करना क्या है? फॉर्मूला ड्राइव करना है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए इतना ही छोड़ दो, इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लिया? इक्वेशन 1 मान लिया। अब आपको जैसे फॉर्मूला बनाना है एनर्जी का, तो हम इसके लिए लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, क्योंकि टाइम की बात तो चल नहीं रही यहां पर। तो टाइम जब नहीं चाहिए तो पहला और दूसरा इक्वेशन हटा दो दिमाग से। हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए? s चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या चाहिए? ये चीजें हमें निकालनी है, a और s, और v स्क्वायर और u स्क्वायर की बात चल रही है, v हमें लाना है आंसर में। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as आपको लगाना होगा। अब यहां से हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल as की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो जरा as कैसे निकालूंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0, तो इसकी जगह 0 रख दिया। 2as, अब यहां से v स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2as। v स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा बेटा? 2as मिल जाएगा। तो as की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इंटू एस चाहिए था, देख लो आप, तो ये मिल जाएगा as इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। तो as आ गया हाफ v स्क्वायर, as आ गया हाफ v स्क्वायर, as आ गया हाफ v स्क्वायर। बोलो इतना आया समझ में? u इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी इज एट रेस्ट एट द बिगिनिंग, उस पर F फोर्स लगाया, तो बॉडी जो है हॉरिजॉन्टली S डिस्प्लेसमेंट करता है, तो इस वजह से उसके अंदर v वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ। अब हमें बोला जा रहा है कि भाई बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम इसमें निकाल रहे हैं, बॉडी जो है वो रेस्ट पर है बिगिनिंग में, उसके बाद v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो यानी कि इस A पॉइंट से B पॉइंट तक जाते समय कोई ना कोई वर्क हुआ, वो वर्क हमें निकालना है। एंड दैट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क
will be converted into the kinetic energy of the body। तो यहां से W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया, जो फॉर्मूला होता है। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और S की जगह S रहने दो। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, फॉर्मूले में ये AS जो है इसको रिप्लेस करना है। इसकी जगह पर फिर क्या बन जाएगा, V के टर्म्स में हमें लाना होगा। तो कैसे V के टर्म्स में आ रहा है बेटा, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। तो आप इसके ऊपर लिख देना बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की लगा रहे हैं यहां पर, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। U इनिशियल वेलोसिटी कितना लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। अब V स्क्वायर निकालना है, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू US स्क्वायर प्लस 2AS। यहां से U की जगह पर 0 रख दीजिए, तो ये 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर आ गया। यहां से 2 नीचे चला जाएगा, तो AS इज इक्वल टू V स्क्वायर आ गया। अब इसको उठाकर रख दो यहां पर। सो फाइनली जो वर्क डन हुआ वो क्या हो गया, तो वर्क डन यहां से निकल के आ गया m, और ये AS की जगह पर हम रख देंगे हाफ V स्क्वायर। तो इसका मतलब जो वर्क डन बॉडी कर रही है V वेलोसिटी से, वो हाफ mv स्क्वायर आ गया। इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का ये इस वजह से फॉर्मूला बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ mv स्क्वायर। इस तरह से हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है, यानी कि वर्क से ही हमने एनर्जी का फॉर्मूला बनाया है, ये कहने का मतलब है। सीधे सीधे वर्क से ही एनर्जी का फॉर्मूला बनाया है। अब यहां से क्या है, आप एक नया फॉर्मूला और बना सकते हैं फॉर द न्यूमेरिकल्स। पहले आप इतना नोट करें, फिर मैं आपको आगे का बताता हूं। पहले तो इतना फॉर्मूला नोट कर लें, जल्दी से पूरा डेरिवेशन नोट कर लें कॉपी पर, जरूरी है ये। अब देखो जरा यहां पर क्या है, आप आगे उसमें देख रहे होंगे नोट्स में 2 फॉर्मूले और लगाए गए हैं। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें मान लीजिए मोमेंटम दे दिया, आपको क्या दे दिया, मोमेंटम दे दिया, तो हम यहां से मोमेंटम के टर्म्स में भी जो है वर्क को, या ये कहूं कि एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, या ये कहूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम मोमेंटम के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी से एक आगे 2 फॉर्मूले और आप बना सकते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। वो केवल डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, ड्राइव करने को नहीं आएगा, वो केवल याद रखने वाली बात है। ये आपने सबने नोट कर लिया बेटा अच्छे से। पहले तो हाँ, इसको सीक्वेंस में ही नोट करिएगा। ये इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, यहां से फिर इसको करके इसमें पुट कर देंगे, तो हाफ mv स्क्वायर आ गया था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें आपके पास में काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे को मिल गया था हाफ mv स्क्वायर। तो अब देखो जरा, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया था आपको मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये पढ़ा हुआ है। तो अगर कोई क्वेश्चन आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, बॉडी का मोमेंटम दे दिया गया है, मान लो मोमेंटम दिया है केवल, अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मास दे दिया, मोमेंटम दिया हुआ है, तो आप चाहो तो यहां से पहले वेलोसिटी निकाल लो, फिर इसमें रख दो, ये भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, तो एमसीक्यूज में क्या है, आपको ये पूछ लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और 4 ऑप्शन दे दिए, और 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें किसी भी फॉर्मूले में v के टर्म्स में आंसर नहीं दिया गया है मान लीजिए, तो हमें मोमेंटम के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी को कैसे दिखाया जा सकता है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल करना है तो पहले आपको मैं फिर बोल देता हूं, मोमेंटम दिया है, मास दिया है, तो आप यहां से वेलोसिटी निकाल के इधर रख देंगे, आंसर आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर बोलें कि कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो अगर मोमेंटम के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना है, तो एक फॉर्मूला आप यहां से ड्राइव कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आप नया बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी तो ये है ही, अब इसको मोमेंटम के टर्म्स में ड्राइव करना है, तो आप देख सकते हो कि मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी। अब समस्या ये है कि v जो है वो यहां पर स्क्वायर है और m जो है वो अकेला है, तो मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली अपन क्या करने वाले हैं बेटा, इसको मैं mv बनाना चाहता हूं। अब mv तो बन जाएगा, लेकिन एक v एक्स्ट्रा रह जाएगा,
तो उसके लिए मुझे एक m एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्यों ना किया जाए इसमें m का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें। जैसे ये mv स्क्वायर था, इसमें मान लो m का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दिया और m का ही मैंने डिवाइड दे दिया। क्या ऐसा कर सकता हूं? इसमें कोई दिक्कत है? अगर m का मल्टीप्लाई और m का डिवाइड दें तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सेम नंबर कोई भी सेम चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mv का होल स्क्वायर। आप देखो m का भी स्क्वायर बन जाएगा और ये नीचे m अपनी जगह रहेगा, इसको मत भूल जाना। और ये क्या है, एनर्जी E, एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी जो है E, वो कितनी आ गई बेटा, तो mv की जगह पर मैं रख दूंगा और ये 1/2m अलग कर दो और mv की जगह पर रख दो p स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया p स्क्वायर अपॉन 2m, फॉर्मूला बन गया p स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि E काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m होता है, p स्क्वायर अपॉन 2m होता है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, p स्क्वायर अपॉन 2m। ये भी फॉर्मूला आपको याद करना है, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि मोमेंटम के टर्म्स में भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है फॉर्मूला बस। क्या किया हमने, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या कहते हैं, वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं है मान लीजिए ऑप्शन में, केवल p और m के टर्म्स में दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसलिए मेरे को v को हटाना है, तो मैं पूरा हटाने के लिए m का मल्टीप्लाई ऊपर किया, m का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर बन गया, जिसको मैं mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत इसमें? mv का मतलब p यानी कि मोमेंटम होता है, तो p स्क्वायर अपॉन 2m आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, E इज इक्वल टू सॉरी p स्क्वायर अपॉन 2m आ गया। तो ये फॉर्मूला एक हमने ड्राइव कर लिया, तो इसको भी आप याद कर लें, क्या कि P E इज इक्वल टू यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m होता है। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहीं से एक फॉर्मूला आप और नोट्स में देख रहे हैं जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2me आ जाएगा। देख लो, इसी से एक नया फॉर्मूला मोमेंटम को निकाल दिया उसके टर्म्स में। ये तो एनर्जी थी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मास, अब हम निकाल रहे हैं मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मास। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2me। आपको बस ये फॉर्मूले केवल याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं कि ये ऐसे भी निकाला जा सकता है, इसके टर्म्स में भी, मोमेंटम के टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए कभी कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, ये आप नोट कर लें जल्दी से। जल्दी से नोट करेंगे। तो हाफ mv स्क्वायर जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, उससे फिर हमने इसको क्या किया बेटा, मोमेंटम के टर्म्स में चेंज किया है। तो एक नया फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म्स में भी आपको याद रखना है कि मोमेंटम p इज इक्वल टू जो है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई। और अगर बोलें कि भाई काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बताओ, तो हम क्या याद रखेंगे, p स्क्वायर अपॉन 2m। ये आपको याद रखना है, नोट कर लें इसको जल्दी से, फटाफट से नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया बेटा, नोटेड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, जल्दी से बताएं। अब जरा इसके आगे देखेंगे, अगला पॉइंट जो दिया गया है वो दिया हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम। देख रहे हैं आप वर्क एनर्जी थ्योरम,
बेटा रिप्लाई करें, जल्दी से बताएं, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी करें थोड़ा सा। ठीक है, एक बार फिर क्या एक्सप्लेन करना है, फिर से बताइए, क्या समझ में नहीं आया इसमें बेटा? क्या समझ में नहीं आया? देखो सबसे पहले सिंपल सी बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी का हमने हाफ एम वी स्क्वायर ड्राइव किया फॉर्मूला, इतना तो है ही। अब आपको ये बोला गया है कि मान लो किसी क्वेश्चन में अगर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम दिया गया है, बॉडी इज इन मोशन तो इट विल गेन द मोमेंटम एज वेल ना। तो अगर मान लीजिए मोमेंटम के टर्म्स में दिया जाए और एनर्जी निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है। मैंने क्या किया, एम का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, एम का मल्टीप्लाई एम से डिवाइड दे दिया, तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, जिसको एम वी को मैंने पी लिख दिया है यहाँ पर बस, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m आ गया। ये देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m आ गया, और तो पी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m आ जाएगा। और अगर ई के टर्म्स में ही रखना है तो पी स्क्वायर अपॉन 2m है ही, तो ई इज इक्वल टू ये याद रखना है और P इज इक्वल टू ये याद रखना है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस, ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पर बात करेंगे, पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा जरा क्वेश्चन ध्यान से। तो क्वेश्चन है कि अब मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ 50 kg, ये बेटा नोट्स में नहीं है, इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को, सभी लोग कॉपी पर नोट करना होगा, बिल्कुल नोट करना होगा कॉपी पर, जल्दी से करेंगे। तो लिखेंगे अ मूविंग बॉडी ऑफ 50 kg, a moving body of 50 kg has 100 joules of kinetic energy. A moving body of 50 kg has 100 joules of kinetic energy, of 100 joules of kinetic energy, of 100 joules of kinetic energy, लिख लिया। then calculate its speed and momentum, then calculate its speed and momentum। दो चीजें निकालनी है, पहले निकालना है स्पीड और फिर निकालना है मोमेंटम। आप पहले किसी और को निकाल लोगे तो भी कोई बुराई मेरे को नहीं है, ये ध्यान रखा करें जब भी कोई न्यूमेरिकल हम कर रहे हो तो बेटा आपको सबसे पहले ध्यान देना है यूनिट्स वगैरह क्या हैं, सबसे पहले ध्यान देना है क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो आपको यहां पर क्या निकालना है बेटा, जैसे 50 kg तो मास दिया है तो भैया केजी में है तो कोई समस्या ही नहीं है अपने को, तो मास तो 50 kg में है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, 50 kg मास इज गिवन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, ई लिख लो, काइनेटिक एनर्जी लिख लो, एक ही बात है। तो ये कितना दिया गया, 100 जूल्स। अच्छा ये जूल्स में दी गई है तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, सीजीएस यूनिट अग्स हो जाएगा जैसे उसका वर्क का होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें स्पीड और मोमेंटम निकालना है, स्पीड और मोमेंटम निकालना है, जल्दी से करके दिखाओगे तो अच्छा लगेगा हमको कि हाँ भैया कुछ समझे, कुछ कर पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी करना है, जल्दी, ज्यादा समय नहीं है बेटा। तो सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है इसमें आपको, काइनेटिक एनर्जी यानी कि E दिया हुआ है। अब आपको स्पीड निकालनी है कि मोमेंटम आया है 50 kg पर मीटर, बेटा kg पर मीटर कहाँ होता है, आप अपना करो। वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी निकालनी है ना, वेलोसिटी तो निकालो, वेलोसिटी तो निकाला ही नहीं है आपने।
देखिए सबसे पहले अपन निकालते हैं, ठीक है मोमेंटम तो सही आ रहा है आप लोगों का। अब अपने को जैसे वेलोसिटी निकालनी है पहले, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा 100, सीधे सीधे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से देखो जरा m कितना दिया हुआ है, तो m दिया गया है 2, नहीं सॉरी m50 है, माफ करिएगा, m50 kg है, और v स्क्वायर हमें निकालना है, इज इक्वल टू 100। अब यहां से 50 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो बेटा 2 आ जाएगा कैंसिल करके, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आ गया 4, v स्क्वायर निकल के आ गया 4। अब इसका रूट निकाल लो, वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, सीधे सीधे 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो चल रही है बॉडी। अब हमें निकालना है मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए, तो देखिए P इज इक्वल टू हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2me होता है कि नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूव किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2me, P इज इक्वल टू मोमेंटम, सीधे सीधे, इसमें तो हमें वेलोसिटी की भी जरूरत नहीं है, तो सीधे हमने क्या किया, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू मास, मास कितना दिया हुआ है 50, और एनर्जी कितनी दी गई है बेटा 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 100, यानी कि ये भी 100 ये भी 100, तो फाइनली आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 100। तो 100 इंटू 100 अगर निकालेंगे तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा, सीधे सीधे 100 आंसर है। अब जो मोमेंटम होता है ना, उसकी यूनिट आप कैसे लिखोगे, तो बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये ध्यान रखें। तो यूनिट इसकी इसी से बनाएंगे अपन, तो मास के लिए केजी लेते हैं और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड ये फॉर्मूला लिखना है, सॉरी केजी मीटर पर सेकंड, आप लिख रहे हो केजी पर मीटर, पता नहीं, तो केजी मीटर पर सेकंड लिखेंगे इसकी यूनिट, जो उसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, यूनिट उसके हिसाब से बनेगी ना, तो केजी मीटर पर सेकंड लिखेंगे, ना कि 50 केजी पर मीटर। आपका आंसर 50 पता नहीं कैसे आ रहा है बच्चों का, मेरे तो ये भी समझ में नहीं आई बात। बेटा P इज इक्वल टू रूट, ये देखो ये फॉर्मूला लिखवाया है, P इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना इसमें निकालने के लिए, मोमेंटम के लिए क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, तो 2me का रूट निकाल लो, तो 2me का रूट निकाल दिया है सीधे सीधे, तो 2 मास कितना दिया था 50 kg, और एनर्जी भी जूल्स में दी गई है, ये देखो, तो उसकी जगह ई रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 100, और 100 रूट निकाल लिया तो 100 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। भगवान जाने 50 किस हिसाब से निकाल रहे हैं ये लोग, 50 नहीं आएगा बेटा, 100 kg मीटर पर सेकेंड, 100 kg मीटर पर सेकेंड, समझ गए, 100 kg मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करो, चलो सेम, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आप लोगों को, तभी कर पा रहे हो, ये करें जरा, आखिरी क्वेश्चन है और इसको करके दिखाएं, फिर अगले क्लास में पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा अगले क्लास में करूंगा। पहले आप इसको करके देखो जरा, आंसर आना चाहिए सभी का। अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं आपको उसको ध्यान से समझना है। हाँ वन मोर क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का वन मोर क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, दे रहा हूं भैया, दे रहा हूं। देखो काइनेटिक एनर्जी दी दी है, मान लो 1.5 kg मास है, 1.5 kg क्या है बेटा मास, और वो बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो है बेटा कितना 300 जूल्स, कितना 300 जूल्स, 300 जूल्स क्या है काइनेटिक एनर्जी है, और मास कितना दे दिया 1.5 kg दे दिया। अब आपसे बोलें कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, लो वर्क डन निकालो कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, स्पीड क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा, स्पीड क्या होगी, वर्क क्या होगा,
और मोमेंटम क्या होगा। ये तीन चीजें फटाफट से निकाल दो जल्दी से, आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो देखो वर्क डन तो क्या है कि आपको पता है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क डन तो जूल्स में होता है, तो वर्क तो वही हो जाएगा, उसमें तो कोई नई चीज नहीं है। समझ रहे हैं बात को। बोलो। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन तो हो गया 300 जूल्स, तो पहला तो खत्म। ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा वर्क डन 300 जूल्स, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वर्क जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में ही रहता है, ये भी आपको पता है। एनर्जी का मतलब एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो अब जब एनर्जी 300 जूल की है उसके पास, तो वो कितना काम करेगा, 300 जूल काम करेगा। एनर्जी अगर 50 जूल है उसके पास, तो कितना काम करेगा, 50 जूल काम करेगा, सिंपल। तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, तो वर्क डन तो 300 जूल्स होना ही है। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो पहले स्पीड निकाल लो, पहले स्पीड निकाल लो और उसके बाद में फिर मोमेंटम निकाल लो, खत्म बात। पहले हम बेटा स्पीड निकाल लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे मोमेंटम। पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे मोमेंटम। तो मान लो अगर मुझे स्पीड निकालना है तो क्या करूंगा, तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो ना यार, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो ना यार। कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 300। तो यानी कि ये हो जाएगा 300 जूल्स में है, इसमें भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मास जो है वो कितना है, 1.5 केजी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, केजी में भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वी स्क्वायर निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 600, और ये हो जाएगा नीचे 1.5 नीचे आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 1.5 और ये 600 है। अब देखो पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, तो एक जीरो ऊपर बढ़ गया, नीचे आ जाएगा 15। 15 का अगर डिवाइड दोगे 6000 में तो 4 बार जाता है 60, 2 जीरो और लगा दो, तो v स्क्वायर है 400, तो v आ जाएगा 20, v आ जाएगा 20, v आ जाएगा 20। 400 है तो v आ जाएगा 20। अब v20 आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए सीधा देखो, आपके पास एनर्जी है ना, एनर्जी है कि बिना एनर्जी के बैठे हैं अपन, एनर्जी है साहब, मास है ना, तो चक्कर में मत पड़ो वेलोसिटी वेलोसिटी के, सीधा फॉर्मूला लगाओ मोमेंटम का, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2me। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, जो आएगा रूट में आता है रूट में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 इंटू 300, सारी यूनिट देख लेना एसआई में होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3, 1.5 इंटू 2 करोगे 3 आएगा, 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 900, तो ये आ गया 900। तो इस हिसाब से मोमेंटम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा 30, नहीं होगा 30 क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, यूनिट ध्यान रखना केजी मीटर, यार मैं हर बार वी लिख देता हूं, केजी मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से यूनिट बनती है, तो केजी मीटर पर